Yes, this is R.K. Shukla, senior zoology faculty, ex-faculty of Aakash and nowadays working with the top institute of Kota. तो कल हम लोगों ने बात किया था ब्लड के फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सभी के बारे में बात किया था और प्लाज्मा के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे और क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जैसा एनसीईआरटी का सीक्वेंस है सेम वही हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। और हाँ, अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और उसको शेयर करें, ठीक है। तो चलो आरबीसी का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। कल भी हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया था। ये आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस बात को याद रखना है। और आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ब्लड ग्रुप एंटीजन पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या पाया जाता है? ब्लड ग्रुप एंटीजन। और एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? अगर मैं एंटीबॉडी के बारे में बात करूं तो एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? एंटीबॉडी इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। अगर हम एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं तो एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा पर पाया जाता है। और याद रखना, ब्लड ग्रुप एंटीजन और ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? ब्लड ग्रुप बनता है। याद रखना इस बात को। और एक बात याद रखना, एंटीजन और एंटीबॉडी टर्म का इस्तेमाल हम दो जगह करते हैं। हम इम्यून सिस्टम में भी करते हैं और हम ब्लड में भी करते हैं। तो याद रखना, दोनों का एंटीजन और दोनों का एंटीबॉडी अलग अलग है, तो आपस में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने बात किया कि एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और एंटीजन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। एंटीजन का लोकेशन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, एंटीबॉडी का कहां है? ब्लड प्लाज्मा में। अगर हम नेचर की बात करें तो एंटीजन क्या है? नॉन फैगोसाइटिक है, फैगोसाइटिक कैपेसिटीज में नहीं पाई जाती, जबकि एंटीबॉडी अपने ही टाइप के एंटीजन के लिए फैगोसाइटिक है। मतलब ए एंटीबॉडी एंटीजन ए के लिए फैगोसाइटिक है, उसे खत्म कर देगी। इसी तरह से बी एंटीबॉडी एंटीजन बी के लिए फैगोसाइटिक है। और इसी तरह से याद रखना, जो आरएच एंटीबॉडी है वो आरएच एंटीजन के लिए फैगोसाइटिक है। एंटीजन को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जबकि एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो तो एंटीबॉडी जनरेटिंग बॉडी, वो बॉडी जो एंटीबॉडी को जनरेट करता है, वो एंटीजन कहलाता है। जबकि एंटीबॉडी क्या है? बॉडी जनरेट एट द एक्सपोजर विद एंटीजन। एंटीजन के कांटेक्ट में आने पर जिस बॉडी का जनरेशन होता है वो एंटीबॉडी कहलाता है। फंक्शन, अगर फंक्शन की बात करेंगे तो एंटीजन क्या है? ब्लड का एड्रेस है। और एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस। एंटीजन का दूसरा नाम है एग्लूटिनोजन, जबकि एंटीबॉडी का दूसरा नाम है एग्लूटिनिन्स। इन बात को याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो बस तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस में केवल दो तरह के ब्लड ग्रुप को शामिल किया है। कौन सा शामिल किया है? नंबर 1 एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड नंबर 2 RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इस बात को याद रखेंगे। एबीओ का डिस्कवरी कौन किया था? लैंडस्टीनर। और RH का डिस्कवरी कौन किया था? लैंडस्टीनर एंड बीनर। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन ए एंड बी है, जबकि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीजन है उसका नाम RH है, इसका दूसरा नाम डी है, और कभी कभी इसे पॉजिटिव भी कह दिया जाता है। अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडी कौन सा है? ए एंड बी। और आरएच में कौन सा है? एंटी आरएच और डी। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव। और अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी एंड ओ। और आरएच में 2 हैं, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव, ठीक है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 4 तरह के ब्लड ग्रुप है। सबसे पहला कौन सा हुआ? ए। और ए में एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ए है। इस बात को याद रखना, किसी भी ब्लड ग्रुप का जो नाम है वो उसके एंटीजन का नाम है,
ठीक है। और इसका एंटीबॉडी कौन सा है, एंटी बी, चूंकि सेम टाइप का एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन के लिए फैगोसाइटिक होता है, तो ये दोनों कभी साथ साथ नहीं हो सकते। और इसका डोनर ग्रुप कौन है, मतलब ये किस किस से ले सकता है, किस किस से ये डोनेशन ले सकता है, तो याद रखना ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ, इन दोनों से ये जो है ब्लड ले सकता है। और किसको दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। एक बात याद रखना, जितना भी ब्लड ग्रुप है वो अपने ब्लड ग्रुप को दे सकता है और अपने ब्लड ग्रुप से ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा सभी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं, क्योंकि ओ इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, और सभी ए बी को दे सकते हैं क्योंकि ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है। अब मैं बात करूं ब्लड ग्रुप बी की, तो इसका एंटीजन कौन सा होगा, बी, एंटीबॉडी कौन सी होगा, एंटी ए, और इसका डोनर ग्रुप होगा बी एंड ओ, मतलब ये बी एंड ओ से ले सकता है। और रेसिपिएंट ग्रुप उसका क्या होगा, बी एंड ए बी, मतलब इन दोनों को ये दे सकता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, ए एंड बी, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता। ये इसका डोनर ग्रुप सारा ब्लड ग्रुप है, बिकॉज ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ऑल्दो इन रियल सेंस ओनली ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और इसका रेसिपिएंट्स ग्रुप क्या है, मतलब ये किसको दे सकता है, ओनली ए बी। अगर मैं ओ की बात करूं, ओ में एंटीजन नहीं होते और एंटीबॉडी दोनों होता है ए एंड बी, और इसका डोनर ग्रुप क्या है, ओ, और ये सभी को दे सकता है क्योंकि ओ इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आपको याद रखना है, इसमें दो तरह का ब्लड ग्रुप है, एक RH पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज RH नेगेटिव। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। RH पॉजिटिव में एंटीजन RH पाया जाता है, इस बात को याद रखना, जबकि RH नेगेटिव में एंटीजन RH एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी भी नहीं पाई जाती। बट एंटीबॉडी RH, स्मॉल RH को बनाने की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है अगर इसके कॉन्टैक्ट में RH एंटीजन आएगा। ये RH एंटीजन आएगा और कम से कम एक हफ्ते तक रहेगा, तो ये RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, और एक बार ये एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा तो लाइफ लॉन्ग ये एंटीबॉडी बनाता रहेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कुछ और बातें कर रहे हैं। इसमें याद रखना एंटीजन RH है, जिसका दूसरा नाम है D, तीसरा नाम है पॉजिटिव, और एंटीबॉडी RH और स्मॉल d और नेगेटिव, ठीक है। लेकिन याद रखना एंटीबॉडी आमतौर पर इसमें नहीं पाई जाती, लेकिन अगर RH एंटीजन के साथ इसका एक्सपोजर होगा तो एंटीबॉडी RH बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अबाउट 80% लोग RH पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट टाइम इसे रीसस मंकी में देखा था, और रीसस मंकी का पहला दो लेटर हमने लिया RH, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज RH ब्लड ग्रुप। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अब RH ब्लड ग्रुप की कैटेगरी का बात करें, इसमें दो कैटेगरी है, एक RH पॉजिटिव है और एक RH नेगेटिव है, ठीक है। RH पॉजिटिव में RH एंटीजन RH और D और पॉजिटिव RH पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। अगर मैं RH नेगेटिव की बात करूं तो इसमें बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर एब्सेंट, दोनों एब्सेंट हैं, लेकिन RH एंटीबॉडी को बनाया जा सकता है अगर इसका एक्सपोजर होगा RH एंटीजन के साथ कम से कम एक हफ्ते के लिए। इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम RH ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। इनएक्टिव जीन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी RH नेगेटिव पर्सन में याद रखना RH एंटीबॉडी को बनाने वाला इनएक्टिव जीन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका 1 वीक तक एक्सपोजर हो किसके साथ, RH एंटीजन के साथ, तो ये जीन फॉर एंटीजन RH एक्टिवेट हो जाएगा, और एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो ये जीवन भर एंटीबॉडी बनाता रहेगा, इस बात को याद रखना, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में, और वहां हमें इसकी जरूरत पड़ना है, ठीक है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में याद रखना। देखो, अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH
मदर RH नेगेटिव है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, यही एक कॉम्बिनेशन है जिसमें जो है फीटस के आरबीसी का बस्ट होता है, उसके फीटस के आरबीसी को डैमेज कर दिया जाता है। अगर इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हम ले लें, जैसे फादर को हम RH नेगेटिव कर दें और मदर को भी RH नेगेटिव कर दें, या दोनों को RH पॉजिटिव कर दें, या फादर को RH नेगेटिव कर दें और मदर को RH पॉजिटिव कर दें, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है जिसमें फादर RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव, जिसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस या इरिथ्रोब्लास्टिक फिटेलिस होता है, अन्यथा इसके होने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, अगर फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो बच्चे के RH पॉजिटिव होने के 94% चांस होंगे, इस बात को याद रखना। और अगर वो RH पॉजिटिव है तो ही ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, अन्यथा ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो कि ये कंडीशन है, ठीक है, मतलब फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो पहली प्रेगनेंसी के टाइम क्या होगा कि RH नेगेटिव मदर के यूटेरस में RH पॉजिटिव फीटस होगा, ठीक है। और मदर के ब्लड में क्या होगा, इनएक्टिव मदर ब्लड विद इनएक्टिव जीन फॉर एंटीबॉडी RH। कैसा जीन है, इनएक्टिव जीन है। जो प्लेसेंटा है ये एंटीजन के लिए इम्परमिएबल है और एंटीबॉडी के लिए परमिएबल है, ठीक है। एंटीजन के लिए इम्परमिएबल है, तो ये RH एंटीजन यहां से निकलकर यहां नहीं पहुंच सकता, इस बात को याद रखना पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर। और एंटीबॉडी के लिए परमिएबल है, लेकिन अभी मैटरनल ब्लड में एंटीबॉडी डी को बनाने वाली जीन है, एंटीबॉडी यहां नहीं है। अगर मैं मैटरनल ब्लड की बात करूं तो एंटीबॉडी यहां पर नहीं है, बल्कि एंटीबॉडी को बनाने वाला जीन है। गॉट इट दिस पॉइंट। चलो अब क्या हुआ, अब पहले बच्चे का जन्म हुआ। जब पहले बच्चे का जन्म होगा तो क्या होगा, बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा को कट किया जाता है, और जब प्लेसेंटा को कट करते हैं तो थोड़ा सा फीटल ब्लड मैटरनल ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और फीटल ब्लड के साथ साथ एंटीजन RH भी मिक्स हो जाता है। अभी एंटीजन क्या करेगा, एंटीजन RH मैटरनल जीन फॉर एंटीबॉडी RH गेट एक्टिवेशन। मैटरनल ब्लड में जो RH एंटीबॉडी बनाने का इनएक्टिव जीन है उसे ही एक्टिव कर देगा, और एक बार ये एक्टिव हो जाएगा तो लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहेगा, और लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहेगा तो अब ये RH एंटीबॉडी बनाते रहेगा। अब मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी पाई जाएगी, ठीक है। और जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, तो क्या होगा कि मदर के यूटेरस में जो बच्चा होगा वो कैसा RH पॉजिटिव होगा, और मैटरनल ब्लड में RH एंटीबॉडी होगी। ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करके कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा को पार करके कहाँ पे जाएगा, यूटेरस में जाएगा, और यूटेरस में जाने के बाद कहाँ जाएगा, यूटेरस में जाने के बाद कहाँ जाएगा, मदर फीटस की बॉडी के अंदर जाएगा। और जैसे ही 2 महीने तक फीटस में आरबीसी बनता नहीं है, जैसे ही 2 महीने बाद मतलब तीसरे महीने की शुरुआत में, मतलब 9th वीक में फीटस में जैसे ही आरबीसी बनना शुरू होगा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, जैसे ही फीटस में आरबीसी बनना स्टार्ट होगा, आरबीसी बनना जैसे ही फीटस में शुरू होगा, वैसे ही ये क्या करेगा, वैसे ही ये जो है उसके आरबीसी पर पाए जाने वाले एंटीजन डी को किल करेगा, और जब एंटीजन डी को किल करेगा तो आरबीसी भी खत्म हो जाएगा, जिससे बच्चे की डेथ हो जाएगी। सेकंड या उसके बाद जितनी भी प्रेगनेंसी होंगी उन सभी में बच्चे की डेथ हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यह है कि अगर एंटीबॉडी डी का इंजेक्शन प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद लगाया जाए, एंटी डी का इंजेक्शन, तो ये कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही एंटीजन मैटरनल ब्लड में आएंगे तुरंत हमने इंजेक्शन लगा दिया, तो एंटीबॉडी डी क्या करेगा, मैटरनल ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन डी को खत्म कर देगा, जिससे 1B का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग के बारे में बात करने से पहले हम कुछ जो है क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बात कर लें। कुछ एक क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में हम बात कर लें। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग के बारे में बात करने से पहले याद रखना, देखो वैसे 13 फैक्टर होता है, बट हमें सबकी जरूरत नहीं है, और एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है, तो सबको डिस्कस करने की हमें जरूरत भी नहीं। कुछ फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे फैक्टर फर्स्ट,
इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या है, फाइब्रिनोजिन, और एक्टिव फॉर्म क्या है, फाइब्रिन, और इसका काम क्या है, ये सॉफ्ट क्लॉट को बनाता है। फिर फैक्टर सेकंड, इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिव फॉर्म क्या है, थ्रोम्बिन, और इसका काम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर फर्स्ट, फाइब्रिनोजिन को ये एक्टिवेट करता है। उसके बाद फोर्थ फैक्टर है कैल्शियम, और याद रखना कैल्शियम की जरूरत, जितनी भी क्लॉटिंग की एक्टिविटी है सभी में कैल्शियम की जरूरत होती है। उसके बाद 13 फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर, ये क्या करता है, याद रखना, ये जो है सॉफ्ट क्लॉट को हार्ड क्लॉट में बदलने का काम करता है, कन्वर्जन ऑफ सॉफ्ट क्लॉट इनटू हार्ड क्लॉट, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ठीक है। फिर एक और फैक्टर है थ्रोम्बोकाइनेज, जो वास्तव में कई सारे फैक्टर से मिलकर बनता है, ग्रुप ऑफ फैक्टर है, और कई सारे लिंक्ड एंजाइम के रिएक्शन से बनता है, और इसके बनने का जो मैकेनिज्म है वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज कैस्केड थ्योरी, ये कैस्केड थ्योरी कहलाता है, इस बात को याद रखना, इसके फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है दिस इज कॉल्ड एज कैस्केड थ्योरी, ये कैस्केड थ्योरी कहलाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, ये इसका काम है, इस बात को दिमाग में सेट करके रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। सो सबसे पहले क्या होगा, रिलीज ऑफ प्लेटलेट एंड प्लाज्मा फैक्टर एट इंज्योर्ड साइट, जब भी कहीं आपको चोट लगेगी, कट लगेगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो, चाहे वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग, तो वहां पर डैमेज टिश्यू और जो है डैमेज टिश्यू, प्लाज्मा और प्लेटलेट से कई सारे फैक्टर निकलेंगे, और ये सारे फैक्टर मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम के प्रेजेंस में ये सारे फैक्टर मिलकर के बनाएंगे थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो कि सेकंड फैक्टर की इनएक्टिव फॉर्म है उसका प्रो हटा देगा और उसे बदल देगा थ्रोम्बिन में, जो कि इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम के प्रेजेंस में, इस बात को याद रखना। फिर अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजिन जो कि फर्स्ट फैक्टर का इनएक्टिव फेज है, कैल्शियम के प्रेजेंस में उसे एक्टिव करके फाइब्रिन में बदल देगा, और फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन का काम है सॉफ्ट क्लॉट को बनाना, तो फाइब्रिन कैल्शियम के प्रेजेंस में सॉफ्ट क्लॉट को बना देगा, और इस सॉफ्ट क्लॉट को हार्ड क्लॉट में बदलने की जिम्मेदारी किसकी है, फैक्टर 13 की, ठीक है। कुछ एक टर्म है जिनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें, जैसे थ्रोम्बोकाइनेस, it's the enzyme complex which is formed by a series of linked enzymatic reaction cascade theory। याद रखना ये बहुत सारे फैक्टर का कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एंजाइमेटिक फैक्टर का कॉम्प्लेक्स है, जो एक लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, लिंक से मतलब क्या है, एक एंजाइम दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, एक लंबा ऐसा सीरीज है जिसे कहते हैं कैस्केड थ्योरी, तो इसे कौन बनाता है, कैस्केड थ्योरी बनाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करना। उसके बाद क्लॉट और कोएगुलम और डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, ये फाइब्रिन फैक्टर जब जो है फैक्टर फर्स्ट फाइब्रिनोजिन अपने एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन में बदल जाएगा, ठीक है, तो याद रखना वहां पर ये फाइब्रिन क्या करेगा, एक नेटवर्क बनाएगा। फाइब्रिन का ये नेचर है, अगर फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में बदल जाएगा तो फाइब्रिन नेट बनाता है, उस नेट में बहुत सारी डेड और जो डैमेज सेल है वो क्या होता है, फंस जाता है, जिसके चलते सॉफ्ट क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जिस पर बाद में फैक्टर 13 काम करता है। फैक्टर 13 काम करता है जो कि उसे हार्ड क्लॉट में बदल देता है। तो यहां पर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की जो हमारी सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके लेक्चर सारे हो चुके हैं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, पिछले सालों में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब करेंगे। सो दिस इज आर के शुक्ला, एक सीनियर जूलॉजी फैकल्टी एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। ठीक है, कल हम आगे बढ़ेंगे और अगले अभी कई सारे क्वेश्चन हम इस पर लेने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।